हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम महेश नरोड़े फ्रॉम एम्स नागपुर। तो आज फिर से एक है इंस्पिरेशनल वीडियो। हमारे साथ जुड़ेंगे प्रथमेश आडाव, जो कि मेरा फ्रेंड भी है और इसको नीट 2020 में आए थे 685 मार्क्स। बट एक हाइडिंग पॉइंट है कि इसको नीट 2018 में सिर्फ 220 मार्क्स थे। तो 220 टू 685 इसकी जर्नी कैसी रही, इसके जर्नी में कैसे उतार चढ़ाव आए और इस उतार चढ़ाव पे या जो प्रॉब्लम्स थे उस पे इसने कैसे सॉल्यूशन निकाला, तो ये सब हम जान लेते हैं इस वीडियो में। तो खुद आके बताएंगे कि उन्होंने नीट 2020 में इतने मार्क्स कैसे स्कोर किए और उनका राज क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम प्रथमेश टू माय चैनल। तो मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि तुम्हारे जर्नी का थोड़ा सा ओवरव्यू दो। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रथमेश विजय आडाव। मैंने नीट 2020 में ऑल इंडिया रैंक 395 सिक्योर की है एंड माई मार्क्स वेयर 685 आउट ऑफ 720. सब्जेक्ट वाइज आई वाज लाइक इन बायो आई स्कोर्ड 350 मार्क्स, इन केमिस्ट्री आई स्कोर्ड 170 मार्क्स एंड इन फिजिक्स आई स्कोर्ड 165 मार्क्स. तो मुझे इस चैनल पे इनवाइट किया गया है मेरी नीट की जर्नी बताने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू महेश, इट इज़ एन ऑनर टू बी ऑन योर चैनल बिकॉज योर चैनल इज़ ऑन फायर दिस डेज. सो मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा. लाइक मेरे बचपन की पढ़ाई सिल्लोड़ में हुई है, तालुका है. फिफ्थ तक मैं वहीं पे पढ़ा. उसके बाद मैंने नवोदय हॉस्टल की जो एग्ज़ाम्स होती है उसे पास किया एंड हॉस्टल में चला गया मेरी 10th स्टैंडर्ड तक. उसके बाद में मेरी फैमिली सिल्लोड़ से औरंगाबाद शिफ्ट हुई बिकॉज मैं नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहता था. मैंने 9th स्टैंडर्ड में ही डिसाइड किया था कि मैं MBBS करूँगा. So in 11th and 12th we shifted to Aurangabad. My father and mother were doing very hard work for me. They were doing very much sacrifice for me. तो लेकिन कोचिंग क्लासेस में 11th और 12th में मुझे उनके हार्ड वर्क और सेक्रीफाइस का इतना रियलाइजेशन नहीं था अनफॉर्चुनेटली. मैं हर वक्त सिर्फ मस्ती करता था. लाइक आई यूज्ड टू वॉच डिफरेंट हॉलीवुड मूवीज़, बॉलीवुड मूवीज़, एक्शन मूवीज़, लाइक साइंस फिक्शन एंड ऑल दैट. बस गाने सुनता था, टाइम पास करता था, दोस्तों के साथ रहता था. ऑनलाइन गेम्स भी काफ़ी खेलता था, क्लैश रॉयल वगैरह वो जो है. तो सिर्फ मैंने टाइम पास किया इवन दो आई डिडंट प्रिपेयर फॉर द बोर्ड्स. सो आप सोच सकते हैं कि नीट 2018 में मेरा रिजल्ट क्या आएगा. सो आई गॉट वेरी मच डिप्रेस्ड. मेरे मदर और फादर भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे और लोग भी काफ़ी हंस रहे थे, उनके कलीग्स और वो, कि आपको औरंगाबाद जाने की कोई गरज नहीं थी, हम तो पहले ही बता रहे थे वो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा. तो उस वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ क्योंकि आई डिडंट काउंटेड. मैंने काउंट नहीं किया अपने मदर फादर का जो हार्ड वर्क था, वो सेक्रीफाइस था. बट आई डिसाइडेड टू डू हार्ड वर्क एंड सेक्रीफाइस लाइक माई मदर एंड फादर. सो मैंने एक ड्रॉप लेने की मतलब डिसाइड किया और मदर और फादर भी मान गए. ये मेरा काफ़ी मोटिवेटिंग पॉइंट था कि गलती करने के बाद भी उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा कि नहीं यार ये कर सकता है. सो ये मेरे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग था एंड आई प्रिपेयर्ड एंड इन द फर्स्ट ड्रॉप सेकंड अटेम्प्ट आई स्कोर्ड 427 आउट ऑफ 720 मार्क्स इन नीट. एक बार फिर से बहुत दर्द हुआ. फिर मैंने थर्ड अटेम्प्ट के लिए सोची. मैंने सेकंड ड्रॉप लिया. इस वक्त भी मम्मी पापा मान गए इम्प्रूवमेंट देखकर स्कोर में. तो इस टाइम मैंने अपने क्लासेस कुछ चुने, जो टीचर्स मुझे पसंद आते हैं वही क्लास किया और काफ़ी मन लगा के पढ़ाई की. शुरुआत में मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब से लॉकडाउन आया आई डिवोटेड माई ऑल द टाइम टू सेल्फ स्टडी. शेड्यूल बनाया मैंने, प्लान किया, उसके अकॉर्डिंग काम किया, काफ़ी लगन से पढ़ाई की, हार्डवर्क किया, सेक्रीफाइस किया एंड रिजल्ट्स तो आपके सामने है. तो द मेन की वॉज throughout this journey was a motivating point of my mother and father. Like they believe in me and also friend circle has helped me a lot in this journey. महेश भी था उस फ्रेंड सर्कल में, आज भी है. तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है नीट की जर्नी. आगे की जर्नी में आगे बताऊँगा. अगले सवाल के ऊपर. तो प्रथमेश, जब हमारे टाइम कोचिंग ऑफलाइन थी फिर बाद में ऑनलाइन हुई, तो ऑफलाइन से ऑनलाइन तुमने शेड्यूल कैसे चेंज किया या तुम्हारा ऑफलाइन शेड्यूल क्या था और फिर ऑनलाइन होने के बाद फिर तुमने शेड्यूल में क्या क्या चेंजेस करे? आई पर्सनली बिलीव कि लॉकडाउन का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ. अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि लॉकडाउन नहीं हुआ
नहीं होता था तो शायद ही मैं इतने अच्छे मार्क्स ले पाता, क्योंकि लॉकडाउन में मैंने काफ़ी ज़्यादा सेल्फ स्टडी की थी। लॉकडाउन लगने के पहले 6 आवर्स क्लासेस होती थी और क्लास से मेरा घर बहुत दूर था, तो अप डाउन में मेरा 2 घंटे चला जाता था। तो वो 2 घंटा चला जाता और फिजिकल एग्जर्शन भी होता था, तो घर पे आने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आती थी, तो इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। सो 2 आवर्स आई यूज़ टू स्टडी, 2 और 3 आवर्स। सो इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती थी और वो पढ़ाई भी स्कैटर्ड थी, एक ऑर्गेनाइज वे में मैं पढ़ नहीं रहा था। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा तो कोई क्लासेस नहीं थे, पूरा वक्त घर पे ही पढ़ना था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टडी आवर्स मिले और मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। आई मेड माई शेड्यूल, आई फिक्स्ड माई रेफरेंस बुक। लाइक स्टार्टिंग में मेरे रेफरेंस बुक फिक्स नहीं थे, मैं कहीं से भी पढ़ता था। सो आई डिसाइडेड ओनली वन रेफरेंस बुक फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सो फॉर फिजिक्स आई डिड एलन, फॉर फिजिकल केमिस्ट्री आई डिड एलन, for inorganic and organic I did NCERT, and for biology I did NCERT as everyone do it. So हाँ, मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया, एक टाइम टेबल बनाया अपना, और हर रोज़ मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ता था, क्योंकि 3 मेरे से कंप्लीट नहीं हो पाते थे, लेकिन मैं पूरा वक्त पढ़ता था लॉकडाउन पीरियड में, मतलब पूरा दिन। सो टाइम मेरा सिर्फ खाने पीने में जाता था, नींद में, रात की नींद में अच्छी नहीं जाता था 8 आवर्स की। सो आई डिसाइडेड कि अगर मैं रात की नींद पूरी लेना चाहता हूँ तो मैं दिन में नहीं सोऊंगा, तो मैं दिन में नहीं सोया। जब भी मुझे नींद आती थी दिन में तो मैं घर में ही चलने लगता था, टहलने लगता था, ताकि मेरी नींद चली जाए, और नींद चली जाती थी और आई अगेन यूज टू स्टडी फॉर 2 to 3 आवर्स। सो ऐसा मेरा शेड्यूल था। मैंने टाइम पास नहीं किया लॉकडाउन में, बिल्कुल मोबाइल की तरफ तो मैं गया ही नहीं। और काफ़ी सारे फेक न्यूज़ भी आते थे कि 2 बार पोस्टपोन हुई हमारी एग्ज़ाम्स, लाइक यू नो। सो उस पर भी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और पूरा समय स्टडी के लिए दिया। सो आई थिंक माई शेड्यूल वॉज लाइक ओनली स्टडी. I did no time pass in a lockdown period, and I think that played a major role in my results. Thank you. प्रथमेश, मैंने तुम्हारी जर्नी को बहुत नज़दीकी से देखा है, तो मुझे तुम्हारे बारे में एक बात पता है कि तुम सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा बिलीव रखते थे, और मुझे भी लगता है कि सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा बिलीव रखना चाहिए। बट तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि सेल्फ स्टडी से क्या क्या एडवांटेजेस है या क्या क्या डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं? तो या महेश्वर में 2 क्लास हमारे सेम थे, लाइक बायोलॉजी एंड फिजिक्स, आवर क्लास वॉज सेम, केमिस्ट्री क्लासेस वेर डिफरेंट। मैं हमेशा कहता था कि मैं सेल्फ स्टडी पे बिलीव करता हूँ, और मैं सेल्फ स्टडी काफ़ी ज़्यादा करता था। तो सेल्फ स्टडी के काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि जो आप करते हैं, जो आप स्टडी करते हैं, वो खुद की होती है, और आपको पूरा पता होता है कि ये कंसेप्ट ऐसा ही है, ये कंसेप्ट मैंने पढ़ा है और ये ऐसा ही है, मुझे मालूम है ये कैसा है, तो एक कॉन्फिडेंस होता है सेल्फ स्टडी में। सो सेकंड, आई थिंक सेल्फ स्टडी करने के वक्त आपका माइंड डेविएट नहीं होता। लाइक अगर आप ग्रुप डिस्कशंस कर रहे हो, ये मेरा मानना है, किसी को ग्रुप डिस्कशन से फ़ायदा ही हो सकता है, लेकिन काफ़ी वक्त ऐसा होता है कि ग्रुप डिस्कशंस और इन सारी वजह से एक इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स बन सकता है कि वो इतना ज़्यादा पढ़ता है या उतना ज़्यादा पढ़ता है, मैं इससे ज़्यादा पढ़ता हूँ फिर भी मेरे मार्क्स कम क्यों आते हैं, ऐसा हो सकता है। डिस्कशंस अच्छे हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं की, टीचर्स के लेक्चर्स करने के बाद भी अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं की, तो सारा वेस्ट जाएगा। और नीट के लिए कौन सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने के लिए आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। सो ये एक तीसरा फ़ायदा है कि सेल्फ स्टडी के बगैर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक ही नहीं हो सकती। और सेल्फ स्टडी आपको कॉन्फिडेंस देती है। लाइक जब मैं सेल्फ स्टडी करता था तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलता था कि हाँ, ये ईच एंड एवरी लाइन आई हैव रीड, एंड वो सेटिस्फैक्शन होता था कि हाँ, मैंने पढ़ा है ये सारा। और जब आप सेल्फ स्टडी करते हो, फर्स्ट रीडिंग आई यूज़ टू अंडरस्टैंड ओनली, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वर्थ लगता था फर्स्ट रीडिंग में। आई यूज़ टू डिराइव मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, आई यूज़ टू यूज़ डिक्शनरीज एंड ऑल दैट। तो सेकंड रीडिंग में जब मैं आता था, तो सेकंड रीडिंग यूज़ टू बी वेरी स्मूथ, इट वाज लाइक एफर्टलेस, पूरा का पूरा याद रह जाता था सेकंड रीडिंग में। और थर्ड रीडिंग के बाद तो पूछो ही मत, कॉन्फिडेंस एकदम बहुत ज़्यादा बूस्ट होता था। तो ये सारे फ़ायदे हैं सेल्फ स्टडी के। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के सारे फ़ायदे ही है, आपको काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं और आप दिन पर दिन इम्प्रूव हो जाते हैं। तो अब हम प्रथमेश से जानते हैं सब्जेक्ट वाइज उसने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की।
तो अब सबसे पहले हम उससे जानते हैं कि उसने फिजिक्स कैसे किया, क्योंकि उसका फिजिक्स उसने बताया कि उसका फिजिक्स थोड़ा सा वीक था, या वो फिजिक्स की ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं करता था पहले। तो फिर बाद में उसने फिजिक्स की कैसी पढ़ाई की, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की, जिसकी वजह से उसका स्कोर नीट 2020 में 165 आया। ओके, सो स्ट्रेटजी ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में मतलब मैं वीक नहीं था, लेकिन मैं डरता था फिजिक्स से बहुत। और काफ़ी सारे बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है कि वो फिजिक्स से डरते हैं, इसलिए फिजिक्स कर नहीं पाते। सो आई थिंक इट इज़ अ मेंटल बैरियर फॉर फिजिक्स, कि इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि फिजिक्स 90% मेंटल बैरियर ही होता है उसमें। और अगर आप एक बार फिजिक्स से डरना छोड़ दो, तो सिर्फ आपको 10% काम करना रहता है, जो कि फिजिक्स की स्टडी से हो जाता है। तो फिजिक्स मजबूत करने के लिए मैंने पहले उसकी कंसेप्ट मजबूत की, लाइक आई डिड एलन फॉर इट। आई स्टिल रिमेंबर फ्रॉम जनवरी 2020 आई स्टार्टेड रीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। या सो आई क्लियर्ड माई ईच एंड एवरी कंसेप्ट बाय रीडिंग लाइन बाय लाइन, एंड आफ्टर द कंसेप्ट, आफ्टर द थियरी, आई डिड फार्मूले अलग निकाले और फार्मूले पर कमांड बनाई अच्छे से। और उसके बाद जो स्टेज 3 था मेरा फिजिक्स के लिए, आई सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स, मेनी न्यूमेरिकल्स, और वो सारे प्रॉब्लम्स मैंने टाइम लगा के सॉल्व किए। तो क्लास के टेस्ट का भी मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, मॉक्स का, क्योंकि 1 घंटे के टाइम के बाद फिजिक्स का पेपर ऑटोमेटिक सबमिट होता था। तो उसकी वजह से मेरी टाइम मैनेजमेंट की भी प्रैक्टिस हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगा कि पहले आप थ्योरी करो, क्योंकि थ्योरी के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो थ्योरी करने के बाद आप फार्मूले अलग निकालो, फार्मूले पे कमांड बनाओ, और फार्मूले के बाद आप प्रीवियस ईयर MCQs और जो कुछ भी रेफरेंस बुक आपके पास है उससे टाइम लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करो। आपका फिजिक्स बहुत अच्छा प्रिपेयर होगा। तो ऐसा कोई गाइडेंस नहीं था मेरे लिए फिजिक्स के लिए, मैंने खुद सेल्फ स्टडी से कवर किया है सारा फिजिक्स। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, बस ये 3 स्टेप फॉलो कीजिए। फिजिक्स की स्ट्रैटेजी तो पता चली गई। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। तो प्रथमेश, हमारे ऑडियंस को बताइए कि आपने केमिस्ट्री में जो सेक्शन वाइज होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तो उसके लिए तुमने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की कि तुम्हें केमिस्ट्री में 170 स्कोर आया। तो थोड़ा सा ऑडियंस को इसके बारे में बताइए। अगर ध्यान से देखा जाए तो केमिस्ट्री एक काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो मैंने केमिस्ट्री कैसे किया, लाइक फर्स्ट फिजिकल तो पूरा फिजिक्स जैसा है। जो स्ट्रैटेजी फिजिक्स को है वही स्ट्रैटेजी फिजिकल केमिस्ट्री को लागू होती है। लाइक फिजिकल केमिस्ट्री में आप कोई तो भी अच्छा से रेफरेंस बुक ढूंढ लो। आई डिड एलन, सो मैंने एलन से थियरी की उसकी, सारे कंसेप्ट अच्छे से किए। फिर उसके बाद में मैंने फार्मूले अलग निकाले, फार्मूले मास्टर किए, और उसके बाद में मैंने प्रीवियस ईयर MCQs और टेस्ट के सारे MCQs सॉल्व किए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो आपका भी इसी तरीके से अच्छे से हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री, कोई डरने की बात नहीं है। उसके बाद में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आई डिड प्योरली NCERT। बार बार इनऑर्गेनिक के चैप्टर आप पढ़ने के बाद, वो काफ़ी सारा मेमोराइजिंग वाला पार्ट है, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। बार पढ़ने के बाद आपको वो मेमोराइज अच्छे से हो जाएगा। इनऑर्गेनिक में इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इनऑर्गेनिक की एक्सरसाइजेज भी सॉल्व कीजिए जो NCERT में दी है, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर MCQ सॉल्व कीजिए। इनऑर्गेनिक से मोस्टली MCQs लाइन टू लाइन आते हैं, सो बायो की तरह इनऑर्गेनिक को पढ़िए, आपका इनऑर्गेनिक अच्छे से हो जाएगा। और ऑर्गेनिक आई विल से यू डू GOC फ्रॉम द रेफरेंस बुक, एनी गुड रेफरेंस बुक लाइक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि उसमें सारा बेसिक्स है। और उसके बाद GOC अगर आपने अच्छे से रेफरेंस बुक में किया तो उसके बाद पूरा जो काम है वो NCERT कर देगी। आई थिंक देर इज़ नो नीड टू फॉलो एनी रेफरेंस बुक फॉर ऑर्गेनिक फॉर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। सो आई डिड ओनली NCERT आफ्टर GOC। तो NCERT के लाइन टू लाइन में पढ़ता था बायो जैसी ऑर्गेनिक के लिए भी। तो ऑर्गेनिक में इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं उन इंटेक्स्ट क्वेश्चन में। और उसके बाद आप एक्सरसाइजेज भी सॉल्व कीजिए NCERT की, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ऐसे इस तरीके से ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक सारा केमिस्ट्री आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। रमेश, अब बायोलॉजी के भी बारे में थोड़ी सी टिप्स दीजिए, और तुमने क्या क्या किया था वो हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा बताओ। जी हाँ, बायो मेरा काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट था।
कमांड था मेरा बायो पे। आई स्कोर 350 मार्क्स आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी। लाइक मैंने आपको बताया कि मैं बचपन से नेशनल जियोग्राफी और वो एनिमल प्लैनेट देखता आ रहा हूँ, तो एक एनिमल्स की तरफ मेरा लगाव था, तो ऑटोमेटिकली बायो की तरफ भी मेरा लगाव बढ़ गया। तो फर्स्ट ड्रॉप में मेरा बायो 280 तक मैंने स्कोर किया था और इस वक्त मैंने 350 मार्क्स लाए हैं। तो मुझे पर्सनली बायो के सारे कंसेप्ट रीड करने को बहुत अच्छा लगता था। लाइक मुझे अच्छा लगता था एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। मैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ता था, सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग निकालता था, डिक्शनरी मेरे पास होती थी, टीचर से कांटेक्ट करता था अगर कुछ डिफ़िकल्ट लगे। और जब बायो की एनसीईआरटी रीड करने वक्त जब वो आपको एनसीईआरटी आपको बोलती है कि गो टू दैट फिगर, गो टू फिगर 3.3 और समथिंग लाइक दैट, तो उसी वक्त उस फिगर तक जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पॉइंट उससे रिलेटेड होता है, उस टेबल से रिलेटेड होता है, उस फिगर से रिलेटेड होता है। तो एनसीईआरटी रीड करते वक्त आप उस जगह पे जाइए, उस टेबल या फिगर तक जाइए, और ऐसा करने पर आपको बोर भी नहीं होगा। एनसीईआरटी रीड करना आप उसको एंजॉय करोगे। एनसीईआरटी में इटैलिक्स में जो भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यू कैन ऑल्सो डू द एक्सरसाइजेस ऑफ एनसीईआरटी। और इफ़ यू आस्क मी टू सजेस्ट एनी गुड रेफरेंस बुक फॉर बायोलॉजी, so I will say only do NCERT fingertips and previous year MCQs, because बाकी सारे रेफरेंस बुक में आउट ऑफ सिलेबस बहुत होता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा पार्ट होता है, लेकिन फिंगर टिप्स उस पर बेस्ड है। तो आई विल से कि यू कैन यूज़ एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी नहीं आने वाला बायो में। आएगा तो 1 या 2 क्वेश्चन ही आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन आएंगे। सो आई विल से कि एनसीईआरटी के इन बिटवीन द लाइन्स आप ग्रास्पिंग अपनी ज़्यादा काफ़ी अच्छी कर लीजिए, बायो की अंडरस्टैंडिंग बनाइए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप जितना ज़्यादा चैप्टर पढ़ोगे, एक चैप्टर जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे उतना ही आपका स्कोर बायो में अच्छा आएगा। ऐसी स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की है बायो के लिए, तो आप भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इवन आप 360 आउट ऑफ 360 भी ला सकते हो अगर आप एनसीईआरटी पर अच्छे कमांड रखते हो तो। रमेश, तुम्हारी जो पेपर सॉल्विंग की स्ट्रैटेजी थी ये मॉक टेस्ट में, या तुमने जो लास्ट में स्ट्रैटेजी अपनाई, तो तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी थी, ये हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइए। पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, लाइक मैं आपको बता दूं, 11th और 12th में मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस नहीं था पढ़ाई की तरफ, तो मुझे पेपर स्ट्रैटेजी क्या होती है ये कंसेप्ट मालूम ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है पेपर स्ट्रैटेजी, पहले कौन सा पेपर सॉल्व करना, बाद में कौन सा। आई वॉज लाइक सिर्फ मस्ती करता था, कोई ध्यान नहीं था पढ़ाई के ऊपर। लेकिन फर्स्ट ड्रॉप में, सेकंड ड्रॉप में मुझे पता चला कि बच्चे ऐसा भी सोचते हैं और वो रियली मैटर करता है पेपर स्ट्रैटेजी। तो मैंने बहुत ज़्यादा मॉक्स दिए 720 मार्क्स के, तो उससे क्या हुआ, मेरी पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी इवॉल्व होती गई और आपकी भी इवॉल्व होगी। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 720 मार्क्स के मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा दो। मेरी पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी कैसे इवॉल्व हुई, वो कैसे बनी, मैं आपको बताऊँगा। शुरुआत में बायो मेरा अच्छा ज़्यादा था, फिर केमिस्ट्री थोड़ा बहुत अच्छा ठीक ठाक, फिर फिजिक्स तक आते आते मैं पूरा बर्नआउट हो जाता था। सो मैं एग्जॉस्ट हो जाता था फिजिक्स आते आते, और फिजिक्स में काफ़ी अच्छा स्कोर नहीं बना पाता था। तो मेरी पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी इवॉल्व कैसे हुई, स्टार्टिंग में मैंने धीरे धीरे मेरा सिलेबस कंप्लीट करता चला गया पढ़ाई के वक्त, तो फिर मेरा पेपर बहुत स्मूथ जाता था। लाइक मेरा बायो अच्छा था। बहुत बार ऐसा हुआ है, मतलब 95% पेपर्स में मेरा पेपर सबसे पहले होता था बायो की क्लास में। सो आई डिसाइडेड दैट आई विल पुट बायो फर्स्ट फॉर कॉन्फिडेंस पर्पस, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। बायो के बाद केमिस्ट्री करता था और केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स। तो मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी प्लानिंग यही थी कि बायो और केमिस्ट्री अगर मैंने जल्दी कर लिया तो फिजिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम दे पाऊँगा और एक अच्छा स्कोर ला पाऊँगा। तो दैट स्ट्रैटेजी रियली हेल्प मी इन माई फाइनल एग्जाम्स। तो आप भी 720 मार्क्स के ज़्यादा से ज़्यादा पेपर दो, आपकी स्ट्रैटेजी इवॉल्व होंगी और अंत में जो आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। रमेश, तुम्हारे लिए थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि जो फ्रेंड सर्कल होता है उसका कितना इम्पोर्टेंस होता है अपनी नीट के जर्नी में। यस, ऑब्वियसली फ्रेंड सर्कल का बहुत अच्छा रोल होता है और क्रूशियल रोल होता है नीट की जर्नी में। मतलब मेरे लिए रहा। मेरे फ्रेंड सर्कल में महेश था, नित्य शर्मा, नचिकेत गोरे एंड शिव खड़से वॉज देयर। They all are in good colleges today. So we used to discuss on the subjects like हम लॉकडाउन में भी हम फ़ोन से कांटेक्ट करते थे,
टाइम बचाने के लिए हम कॉन्फ्रेंस कॉल करते थे और डिस्कस करते थे कि आज क्या किया, तूने क्या किया, मैंने क्या किया, और सब लोग ईमानदारी से बताते थे हमने क्या क्या किया। तो उसका एक फ़ायदा हुआ, लाइक हमें ऐसा लगता था, कॉम्पिटिटिव फीलिंग आती थी, अरे बाप रे उसने इतना किया तो मैंने भी ये करना चाहिए। तो उस वजह से काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती थी और एक फ़्लो आता था पढ़ाई में। जब भी हम मॉक टेस्ट देते थे क्लास की तो हम उसे भी डिस्कस करते थे, कितने मार्क्स आए ये भी डिस्कस करते थे हम। तो दैट टॉक वाज रियली मोटिवेटिंग। एंड हम गलतियाँ भी शेयर करते थे, कौन सी गलती की इस पेपर में, उस पेपर में कौन सी गलती की। तो आई थिंक फ्रेंड सर्कल इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आपको भी अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए। हाँ, और जो फ्रेंड्स होते हैं आपके वो सारे स्टूडियस होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आपका फ्रेंड आपको पढ़ाई से दूर लेके जा रहा हो। तो अच्छे फ्रेंड्स बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने अगर अच्छे फ्रेंड्स बना लिए तो नीट क्रैक करने के लिए आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाइए और नीट क्रैक कीजिए। नीट एस्पिरेंट को लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो हमेशा मोटिवेट रह सके और अपनी पढ़ाई अच्छे से करे? नीट के लिए मोटिवेशन, ओके। सो मेरा मोटिवेशन तो यही था कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनफॉर्चुनेटली मैंने रियलाइज़ नहीं किया मदर एंड फादर के हार्डवर्क को। सो माय मोटिवेशन वाज दिस कि मम्मी पापा ने अगर मेरे लिए इतना ज़्यादा हार्डवर्क किया है, इतना सेक्रीफाइस किया है, तो मैं भी उनके लेवल का सेक्रीफाइस करूँगा, हार्डवर्क करूँगा और उनका नाम रोशन करूँगा। सो दैट वाज माय पर्सनल मोटिवेशन। और आप भी अपना मोटिवेशन ढूंढो, ऐसा कुछ तो भी मोटिवेशन ढूंढो कि आपको नीट क्रैक करना क्यों ज़रूरी लगता है। तो अपने आप मोटिवेशन का दरवाज़ा आपके लिए खुल जाएगा। और आई थिंक आपको डिसिप्लिन रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन हो, एक प्रॉपर अपने शेड्यूल बनाना चाहिए, एक प्लानिंग करनी चाहिए, आपको क्या करना है आपके आंखों के सामने बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। अगर एक बार आप डेडिकेटेड हो, डिसिप्लिन हो और आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। यही मेरा सजेशन होगा नीट एस्पिरेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के कुछ फियर फैक्टर्स होते हैं, तो तुम्हारा इस नीट जर्नी में क्या फियर फैक्टर था और इस फियर फैक्टर को तुमने कैसे ओवरकम किया? मेरा नीट का फियर फैक्टर तो था कि मुझे ऐसा लगता था, मतलब अगर आपको फेल्योर आ रहा है एक बार, मतलब 2 बार फेल्योर आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या मुझसे हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊँगा, नीट क्रैक कर पाऊँगा। मम्मी पापा ने इतना हार्डवर्क किया है मेरे लिए, तो क्या मैं अच्छा स्कोर ला पाऊँगा और गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर पाऊँगा। तो यही मेरा फियर फैक्टर था। लेकिन आप कॉन्फिडेंस से उस फियर फैक्टर को, कौन से भी फियर फैक्टर को आप मतलब ओवरटेक कर सकते हैं। सो व्हाट आई डिड फॉर इट दैट आई यूज्ड टू बिलीव इन मी। मैं पॉजिटिव थिंकिंग करता था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर रोज़ सुबह उठने के वक्त मैं थिंक करता था कि आज मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा, और मेरी पढ़ाई भी अच्छे से होती थी। तो शेड्यूल बनाओ अपना, एक आपकी प्रॉपर प्लानिंग करो। प्लानिंग होगी आपके पास तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, हाँ मैं कर सकता हूँ। आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और सारे फियर फैक्टर्स ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरा फियर फैक्टर यही था कि क्या मैं कर पाऊँगा। तो मैंने उसको अच्छे से ओवरकम किया, कॉन्फिडेंस से ओवरकम किया, खुद पे बिलीव रखा, पॉजिटिव थिंकिंग की और शेड्यूल और प्लानिंग बनाया। तो आप भी आपका फियर फैक्टर ओवरकम डेफिनेटली कर सकते हो और नीट में काफ़ी अच्छा स्कोर ला सकते हो। ऑल द बेस्ट एवरीवन हु आर इन 11th, हु आर इन 12th, who are going to give the exam in August. All the best for everyone. My best wishes are with you, and you will, I definitely say that you will come with very good marks in NEET and go to your dream colleges. Thank you. थैंक यू प्रथमेश फॉर दिस अमेजिंग गाइडेंस टू द नीट एस्पिरेंट्स। तो हमारी ये इंटरव्यू सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हम अगला इंटरव्यू ऐसा ही लाएंगे, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल। और घर पे रहिए, सेफ रहिए और स्टडी करते रहिए। स्टडी में कुछ भी दिक्कत आए तो मुझे इंस्टा पे आप डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।